जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बच्चे बड़ैच ऑनलाइन क्लासेस। होप किदा सारे सही हो, ठीक ठाक हो सारे बच्चे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ठीक होंगे तो अपनी ईटीटी की प्रिपेरेशन बहुत ही अच्छे ढंग नाल कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो बहुत चंगा रिस्पॉन्स मिल रहा रजे तुहाडा। अच्छा लगता है जिहड़े बच्चे कॉमेंट करते हैं कि थैंक यू मैम, जब तो कोई बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उदों भी सानू बहुत ज़्यादा खुशी होंदी है कि एटलीस्ट बच्चे वीडियो नूं ध्यान नाल देख रहे हैं तो साडी कीती हुई मेहनत तुहाडे रास आ रही है। बहुत खुशी मिलती है राजे, तुहाडा एक कीता होया कमेंट सानू बहुत खुश करता है, अच्छा लगता है। तुहाडी एप्रीशिएशन देख के भी अच्छा लगता है, तो तुहाडे जिहड़े पुछे गए क्वेश्चन जदों तुसीं पुट करदे हो तो उदों भी खुशी मिलती है। ठीक है राजे, तो तुहाडा रिस्पॉन्स साडे तक पहुँच रहा है, इस चीज़ की खुशी है सानू कि साडी कीती हुई मेहनत है एटलीस्ट बच्चे है जिहड़े उन्हां तक पहुँच रही है। तो अपनियां लगातार मैराथन क्लासेस चल रही ने बच्चे। कल आपां बनाई सीगी, कादी वीडियो बनाई सी जी, पंजाबी दा मैराथन बनाया सी जी, पंजाबी दा, पंजाबी साहित्य ते सभ्याचार, जिहदा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चे। पंजाबी दे मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चन सीगे, मोस्ट इंपोर्टेंट असीं तुहाडे नाल डिस्कस कीते सी। एक दो बच्चों के कॉमेंट आए सी कि मैम एक मैराथन होर रैडी कर दो पंजाबी साहित्य ते सभ्याचार लई। तो असीं तुहाडी रिक्वेस्ट एक्सैप्ट कर लैंदे बच्चे। तो कोशिश करांगे कि एक होर मैराथन लैके आ जाए, बट उस तो पहला फिलहाल पंजाबी लई इनफ आ। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए तो असीं पहला जिहड़ा अपना पेंडिंग वर्क है उन्होंने कवर करांगे। तुहाडा जिहड़ा पेंडिंग सिलेबस आ, आफ्टर दैट अगर अपने कोल टाइम बचदा आ तो असीं पंजाबी दा मैराथन श्योरली लेके आवांगे अगर टाइम अपने कोल बचदा आ। ठीक है बच्चे, तद तक तुसीं अपने जिहड़े अदर सबजैक्ट्स दी उहदी तैयारी भी अपने चंगे तरीके नाल रखो। ठीक है, अज तुहाडे लई लैके आए हैं जी आपां हिंदी दी मैराथन क्लास। बिग सरप्राइज़, हिंदी दी मैराथन क्लास लैके आए जी। हिंदी लई बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही सी कि मैम हिंदी दे मैराथन करवा दो, हिंदी नाल रिलेटेड सानू क्वेश्चन करवा दो। तो अज उन्हां बच्चों लई जिहड़े अपने तो डिमांड कर रहे सी हिंदी लई, तो तुहाडी डिमांड एक्सैप्ट करदे हैं रजे। तो अज आपां लैके आए हैं हिंदी दी मैराथन क्लास। ठीक है जी, अज आपां अपनी हिंदी दी मैराथन क्लास दे विच जिहड़े तुहाडे हिंदी दे जिन्ने भी टॉपिक ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक वीडियो च कवर करने की कोशिश करांगे बच्चे। तुहाडा ईच एंड एवरी टॉपिक पूरा दिन लग्या वीडियो नूं एडिट करन ते बनाउण ते, तां सर्च करके लैके आए सारा सिलेबस बच्चों लई, ताकि साडे जिहड़े बच्चे उन्हां दी वध तों वध हैल्प हो सके। साथ दिओ बच्चे, वीडियोज़ नूं वॉच करो, सानू पता लग रहा है बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स नाल। ठीक है राजे, तो साडी कीती मेहनत होर बच्चों तक भी पहुँचे। वैसे ये गल हर बार कहने तो अच्छा लगता है जो तुहानू असीं कहने। ठीक है राजे, तो अपने फ्रेंड्स नाल जरूर शेयर करा करो। अज आपां डिस्कस करांगे जी अपनी हिंदी दी मैराथन क्लास। रेडी हो सारे बच्चे हिंदी पढ़न लई? हाँ जी, चक लो अपनियां कापियां, पैन, नोटबुक्स जो भी है तुहाडे कोल, अपनी बुक नोटबुक लैके बैठो, बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठो, बिल्कुल अपना सारा काम नवेड़ के बैठो। तो अज आपां अटेंड करांगे जी हिंदी दी क्लास। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, किसी सैपरेट जगह ते बैठो, ईयरफोन्स लगाओ, किद्दां भी करो अपनी क्लास अटेंड करो, ताकि तुहानू किसी भी तरह की इंटरप्शन ना हो सके। इंटरप्ट नहीं होना वीडियो च, बिल्कुल फोकस बना के रखना है, तो तुहाडा हर एक टॉपिक कवर हो जाऊगा बच्चे। ठीक है, अज आपां तुहाडे नाल लैके आए हैं जी डिटेल दे विच, डिस्क्रिप्शन लैके आए, बिल्कुल डिटेल दे विच वीडियो लैके आए जी। डिटेल दे विच थ्रैटिकल वीडियो लैके आए जो तुहाडे नाल डिस्कस करांगी थ्योरी वाला पोर्शन। एग्जाम्पल्स भी होणगियां, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। अज आपां डिस्कस करांगे जी थ्योरी प्लस एग्जाम्पल। ठीक है ना जी, हिंदी दियां घट्टो घट्ट चलो दो तो आपां मन के चलते हैं मैराथन बन गई। अगर अपना रहिंदा है फिर भी आपां तीजी मैराथन बनाउण दी कोशिश करांगे, बट 2 मैराथन क्लासेस दे विच आपां कहने अपना सिलेबस जिहड़ा आपां कंप्लीट कर लवांगे। अज आपां डिस्कस करांगे राजे तुहाडी थ्योरी
थ्योरी दे विचों भी क्वेश्चन आते। अगर तुहानूं कंसैप्ट ही नहीं क्लीयर हैगा तो सिर्फ MCQ बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आपां अज थ्योरी वाला पोर्शन जिहड़ा डिस्कस करांगे। आफ्टर दैट आपां नैक्सट डे तुहाडी वीडियो कल लैके आवांगे जी ओनली MCQ बेस्ड, ताकि जिहड़ी तुहाडी करवाई हुई थ्योरी आ तुसीं करके देखे ना कि किन्ने क्वेश्चन असीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो बिना किसी देरी तो स्टार्ट करें जी अज वाला सैशन। ठीक है जी, हिंदी की वीडियो तो ओबवियसली हिंदी दे विच टॉक करांगे। हुण तक दी इंट्रोडक्शन तो अपनी हो गई है पंजाबी दे विच, बट हुण आपां स्टार्ट करनी है जी अपनी हिंदी। तो मूव ऑन टू हिंदी लैंग्वेज। ठीक है राजे, पंजाबी भुल जाओ, हुण हिंदी की क्लास है। हाँ जी, ये तुहाडा ETT का सिलेबस है जी हिंदी का। ये तुहाडा सिलेबस है बच्चे, सिलेबस डिस्कशन आपां कर लैंदे आ। ये तुहाडा सिलेबस है जी हिंदी का। 15 मार्क्स का तुहानूं पेपर आएगा हिंदी दे विचों, जिहदे तुहाडे ये वाले दिते हुए ने टॉपिक भाषा, लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट अविकारी शब्द, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मय बोधक, विस्मयाद बोधक। ठीक है राजे। नेक्स्ट है जी पर्यायवाची, तत्सम, तत्पव, तत्सम, तत्पव, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द। ठीक है राजे। और क्या है, विलोम शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध शुद्ध, वाक्य शुद्ध, मुहावरे, अवलोकतियाँ, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन, पंजाबी टू हिंदी। ये तो वैसे कॉमन है, तो तुसी कर ही लाओगे ट्रांसलेशन। तो आपां कोशिश करांगे जिहड़े अपने फर्दर बचदे आ कंसैप्ट सारिआं नूं एक बार रीड आउट करन दी, लर्न करन दी। एक बार अगर आपां देखे होणगे राजे तो एग्जाम दे विच आपां मार नहीं खावांगे। ठीक है बच्चे। तो अज आपां ये वाले जिहड़े आपां तुहाडे टॉपिक है हिंदी के सिलेबस से, ये तुहाडा हिंदी का सिलेबस है राजे। देखो नहीं वड्डा लगदा है बट ईजी है। ठीक है, ईजी है अगर ध्यान नाल करोगे। अगर कंसैप्ट नूं समझ के करोगे तो ईजी है। अगर तुसी लाओगे कि हिंदी 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 तो फिर तुहाडे लई बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है राजे। तो अज आपां करदे हैं जी अपना पहला भाषा, भाषा वाला टॉपिक करते हैं जी। ठीक है, 1 बाय 1 सारे आपां टॉपिक कवर कर लांगे। जुड़े रहो जी वीडियो नाल, फ्री हो के बैठ जाओ बिल्कुल। ठीक है राजे, बिल्कुल फ्री माइंड नाल। हाँ जी, लैट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। स्टार्ट कर दे जी अपनी अज की वीडियो। हाँ जी, किदे बारे पढ़न जा रहे हैं? भाषा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी? भाषा, भाषा के बारे में। ठीक है राजी। क्या होती है भाषा? भाषा होती क्या है बताइए, क्या है भाषा? क्या डेफिनेशन है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। लैंग्वेज, लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं? लैंग्वेज, भाषा, ताकि हम अपने विचारों को आपस में इंटरचेंज कर सकें। विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है जी, एक ज़रिया है। ये एक भाषा एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को आपस में डिस्कस करते हैं, हम बातें करते हैं आपस में। तो लैंग्वेज है जी, तो जहाँ पे हम भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, जहाँ पे हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं भाषा। जिस माध्यम से, जिस वे से हम करते हैं उसे कहते हैं भाषा। ठीक है रजे, तो ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आता जैसे इस पर आपको डेफिनेशन बताइए कि भाषा होती क्या है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, भाषा के रूप कितने हैं जी? कहते भाषा के मुख्यतः 3 रूप हैं। कितने रूप हैं जी? 3 रूप हैं। 3 प्रकार की होती है भाषा, मौखिक, लिखित और तीसरा है हमारा सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो पहले हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे डिटेल में। पहली है हमारी, फर्स्ट है जी हमारी मौखिक। पहली कौन सी भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे? मौखिक के बारे में। मौखिक क्या होती है? कहते हैं मौखिक क्या होती है? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जो मुख के द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। हम बातें करते हैं, मुंह से बोलते हैं, मुख के द्वारा बोलकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, बोलते हैं, अपने विचारों को रखते हैं सामने। तो वो क्या है? हमारी मौखिक भाषा है।
कौन सी भाषा है जी? मौखिक भाषा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं जी मौखिक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है जी हमारी लिखित। लिखित क्या है? अब अपने विचारों को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर जब हम कुछ प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। ठीक है, लिखकर जब हम बताते हैं, अगर हम मुंह से बोलते हैं जुबानी तो वो हमारी होती है मौखिक भाषा, मुख के द्वारा। अगर लिखकर हम राइट डाउन कर कर बताते हैं तो वो है हमारी लिखित। नेक्स्ट है जी सांकेतिक। सांकेतिक क्या है? इसके अंतर्गत दो व्यक्ति आपस में संकेत के माध्यम से, यानी कि इशारों में संकेत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार एक दूसरे के साथ तक आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा, तो उसे सांकेतिक भाषा कही जाती है। ठीक है रजे, तो ये 3 भेद हैं इसके, भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है रजे, 3 प्रकार। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ठीक है रजे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। भाषा लिपि। भाषा लिपि, लिपि क्या होती है? लिपि का अर्थ क्या है? अब हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं। लिपि का अर्थ क्या है जी? लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। हम जो भाषा है बोलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं उसे हम लिखना कैसे है? लिखने का ढंग, किस प्रकार से लिखें, लिखने का ढंग, तो वो होती है हमारी लिपि। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, कहते हैं जो ध्वनि हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। ठीक है, जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखें किस ढंग से, लिखने का ढंग, कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लिपि बोलते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारी लिपि है। भाषा और लिपि 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस, भाषा अलग है, लिपि अलग है। ठीक है रजे, भाषा अलग है, लिपि अलग है। भाषा वो चीज़ है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे भी किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। भाषा वो चीज़ है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे भाषा हमारी कोई भी हो सकती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है रजे, भाषा तो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी है, हिंदी ही हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनके लिए लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, भाषा हमारी इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे, लेकिन उसको लिखने के लिए हम कौन सी लिपि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम पे निर्भर है। इस लिपि के उसको लिखने के तरीके में कौन सी लिपि होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे इधर देखो, अब हिंदी भाषा है, उसको लिखने के लिए हम कौन सी लिपि यूज़ कर सकते हैं? देवनागरी। तो उसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि यूज़ होती है। तो भाषा कोई भी बोली जाए तो उसको लिखने के लिए लिपि भी अलग होगी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये हमारी भाषाएं हैं, इनको लिखने के लिए कौन सी लिपि यूज़ की जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, तो उनके लिए रोमन। पंजाबी की लिपि कौन सी है जी? गुरमुखी। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरमुखी लिपि में। ठीक है, उर्दू और अरबी फारसी में। ठीक है, उर्दू और अरबी फारसी में। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि की रोमन, और हिंदी की देवनागरी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपको, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो आपने वहाँ पे आंसर हमने डिस्कस भी किया था, देवनागरी। ठीक है रजे, देवनागरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको राइट डाउन कर लेना। ठीक है जी, देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, फारसी, ये सभी लिपि के नाम हैं और ये हमारी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं। नेक्स्ट आ गया जी हमारा टॉपिक वर्ण। अब हम डिस्कस करेंगे जी अबाउट वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, क्या वर्ण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है जी हमारा वर्ण होते क्या हैं?
मनुष्य के मुंह से जो ध्वनि निकलती है, मनुष्य के मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। हाँ जी, तो मनुष्य के मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से ध्वनियों का उच्चारण होता है, कुछ भी बोलते हैं हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है जो भी हम बोलते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 2 टाइप्स ऑफ वर्ण। कितनी टाइप्स हैं जी? कहते 2 टाइप्स हैं वर्ण की। कौन सी? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, होते क्या है, जब हम कुछ बोलते हैं हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो हमारी वर्ण कहलाती है। और इसके कितने भेद हैं जी? 2 भेद हैं इसके, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है रजिए, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जी स्वर के बारे में। स्वर, जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अब जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, 11 है जी, 11। जैसे कौन से? अ, आ, ई, ऊ। ठीक है, ये हमारा र ऋषि वाला आ गया। नेक्स्ट ए ओ। ठीक है, र ऋषि। तो ये हमारे 11 हैं जो स्वर हैं। ठीक है, अ, आ, बड़ा छोटा बड़ी छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, र ऋषि छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? स्वर हैं जी, स्वर। ठीक है, 11 स्वर याद रखना। 11 स्वर कितने हैं जी? 11। नेक्स्ट है जी स्वर के भेद। स्वर के भेद, अब हम पढ़ते हैं स्वर के भेद। कितने टाइप्स होती है पहले हमने पढ़ लिया। स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए अन्य ध्वनियों को सहारा नहीं होता, मतलब साथ में अन्य ध्वनियों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारे होते हैं जी स्वर। ठीक है, जिनको बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चे, समझ आया सभी बच्चों को? तो ये अकेले यूज़ होते हैं, तो हमें अदर ध्वनियों के हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें, स्वरों में। तो याद रखना 11 स्वर हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता बेटा एग्ज़ाम में, डेफिनेशन नहीं आती। टाइप्स आ जाती है कौन कौन सी है, गिनती आ जाती है कौन कौन सी है, तो इनमें से आ जाएगा इनमें से स्वर कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी स्वर के भेद। 3 भेद हैं जी स्वर के। कौन कौन से? हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो ये किस टाइप से हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। 3 भेद है जी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो पहला जो ह्रस्व का अर्थ है लघु, यानी कि छोटा। ह्रस्व का अर्थ है जी छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम, छोटा, कम, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, र ऋषि। ठीक है, अ, ई, छोटा ऊ, र ऋषि। तो ये कुल 4 हैं जी, 4 इनकी गिनती है। तो ये हमारे ह्रस्व कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, र ऋषि। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जहाँ पे जो हमें टाइम है वो ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हमें टाइम कम लगता था, लेस लगता था। ठीक है, तो दीर्घ कहते हैं। जो ज़्यादा समय लेते हैं वो दीर्घ हैं, जो कम समय लेते हैं बोलने में वो ह्रस्व हैं। तो ये छोटे वाले आगे, ये बड़े वाले आगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। ठीक है, ये इसमें आएंगे, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। इसे छोटी ए और छोटे ओ को यहाँ पे मत डाल देना कि हम छोटे छोटे लेके चलते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है रजे, तो ये इनकी गिनती कितनी है जी? 7। कितने हैं जी? 7 हैं जी दीर्घ। जो हमारे ह्रस्व हैं वो 4 हैं जी, दीर्घ हमारे 7 हैं, ये वाले। ठीक है बच्चे, समझ आया? तो ये याद करने वाली बातें हैं बेटा, इनको याद कर लेना। छोटे हैं तो ये 4 हैं, बड़े हैं वो 7 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्लुत। तो हमारे कौन से प्लुत? इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में काफ़ी समय लगता है। जैसे ओम,
जहाँ ई प्लुत का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया बेटा, यहाँ पे ई नहीं, ये वाला अ, कि जब हम ओम बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी लंबी चली जाती है। ठीक है, काफ़ी लंबी प्रोनाउंसिएशन चली जाती है, तो ये वाला इसका साइन है, ये वाला इसका साइन है ओम। तो ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे ए लड़के, अगर हम बोले ए लड़के, तो ठीक है ए लड़के, तो ऐसे अगर हम बोलें तो उसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे हम बोलें ए लड़के, ऐसे बोलते हैं, मगर किसको जोर से आवाज़ लगाते हैं। तो ये हमारे प्लुत स्वर हैं, ये हमारा हिंदी में इनका यूज़ नहीं है, हिंदी में इसका यूज़ बिल्कुल नहीं होता, हिंदी में इनका यूज़ नहीं है बटे। ठीक है, हिंदी में इनका यूज़ नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो वहाँ पे हम बड़ी दूर वाली आवाज़ निकालते हैं, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो ठीक है, हिंदी में इनका इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, बस इतना आपको डेफिनेशन पता है कि हिंदी में इनका इस्तेमाल है जो नहीं होता। जब हम इनको उच्चारते हैं तो उनको उच्चारने में जो टाइम है वो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम ये लेते हैं, अधिक समय लेते हैं। ठीक है, और दूर की प्रोनाउंसिएशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इनका साइन है। ठीक है बच्चे, ये इसका साइन है। एक बात और, इनका एक और नाम भी है, त्रिमात्रिक। एक मिनट बेटा, त्रिमात्रिक, इनको ये भी कहा जाता है। अगर पूछे प्लुत स्वर का एक और नाम क्या है, तो इसका और नाम है जी त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक भी कह देते हैं इनको। ठीक है बच्चे, हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी हम अपने व्यंजन के बारे में। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्गों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, स्वरों की सहायता से हम जिनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ये देखो जी ये हमारे हैं व्यंजन। ठीक है रजी, ये हमारे व्यंजन है, ये उनके वर्ग हैं। अगर पूछा जाए तो ये हमारी जो फर्स्ट रो होती है, तो ये हमारी फर्स्ट रो है जी क ख घ वाली, तो ये हमारी कहती है क वर्ग, इसे हम बोलते हैं क वर्ग, इसे हम बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लाइन है च छ ज च न, तो ये हमारी चवर्ग है जी। आगे वाले हमारे टवर्ग हैं जी, टवर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे तवर्ग हैं जी, त वाली लाइन, तो इसे हम बोलते हैं तवर्ग रजे। ठीक है, ये भी आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, चवर्ग कौन से होते हैं? टवर्ग, टैंक, ट वाली लाइन होती है जो हमारी। नेक्स्ट है जी जो प वाले प फ ब प म, तो जी हमारे पंचम वर्ग हैं, तो इसे हम बोलते हैं जी पंचम वर्ग। अगर पूछे पंचम वर्ग कौन से हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो और ये वाली, तो ये हमारा पंचम वर्ग है जी प वाली लाइन का, तो ये हमारा पंचम वर्ग। नेक्स्ट हमारी य र ल ब वाली लाइन है, वो है हमारा अत्सत व्यंजन, ये हमारे अत्सत व्यंजन है जी। य र ल ब, ये हमारे अत्सत व्यंजन है। नेक्स्ट आ गए जी हमारे उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से हैं जी? ये देखो श, श, स और ह, ये हमारे उष्म व्यंजन है जी। नेक्स्ट ये हमारे संयुक्त व्यंजन है जी। ठीक है, और ये लास्ट वाली हमारे आगत वर्ण है जी, आगत वर्ण। ठीक है, इनको याद रखना, इनको ऐसे ही जो हमारा ये टेबल है एज इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा एज इट टेबल आपको याद करना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आगत स्वर कौन से हैं। अगर आगत वर्ण सॉरी, आपको ये वाला एक दे दें और दो ये वाले डाल दें, और इनमें से आपको बोलें कि ढूंढे आगत वर्ण कौन सा है, तो आपको अगर आता है तो इजीली आप यहाँ पे टिक लगा दोगे। अगर आपको यहाँ पे उष्म व्यंजन पूछे, एक आपको ये स दे दिया और साथ में आपको एक क डाल दिया, एक ख डाल दिया, एक ज डाल दिया, तो इसमें से उष्म व्यंजन आपने फाइंड आउट करना है।
पता है तो इजीली 100 पे टिक लगा दोगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है रजे, हो गया। तो बेटा कई बार इनकी गिनती भी पूछ ली जाती है कि हमारे ऊष्म व्यंजन वो कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, अक्षत व्यंजन कितने हैं। तो ये हमारे अक्षत भी 4 हैं, ऊष्म भी 4 हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने काउंटिंग इनकी याद रखनी है। अक्षत व्यंजन की गिनती कितनी है जी 4, ऊष्म व्यंजन की गिनती कितनी है जी 4। तो ऐसे भी आप इस टाइप से भी आपको याद रखना है और टेबल भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, समझ आया? अच्छी लग रही है क्लास, सेशन पसंद आ रहा हो तो बीच में आप वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लग रहा है तो बीच में ही कमेंट करके बताएं यस मैम वी आर इंजॉइंग द क्लास, वी आर टीचिंग वी आर लर्निंग समथिंग। हम कुछ सीख रहे हैं, हमको सेशन अच्छा लग रहा है। तो जिन बच्चों को अच्छा लग रहा है वो बीच में कमेंट ज़रूर करके जाएं, हमें पता चले कि कितने बच्चे हमारे जो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें बच्चा, कमेंट करें, हमें पता चलता है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि यस हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है रजे। नेक्स्ट टाइप है जी हमारी व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद हैं जी, ये अब हम डिस्कस करेंगे व्यंजन के भेद। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े तो हुए हैं, वीडियोस तो वॉच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमें खुशी होती है जब हमारा एक सब्सक्राइबर भी प्लस हो जाता है, एक बच्चा ही भी हमारे साथ जुड़ जाता है। हमें बहुत खुशी होती थी कि एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक बच्चा और जुड़ा, एक बच्चा हमारे साथ और जुड़ा, एक बच्चे को और मदद मिली, एक बच्चे को और मदद मिली। तो ये हमें बहुत खुशी मिलती है। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालते तभी आपके पास पहुँचे। ठीक है, और जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आता है, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाते हैं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट आया है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके, आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में कोई नई अपडेशन तो नहीं आई। ठीक है रजे, जैसे आपकी डेट एक्सटेंड हो गई थी पेपर की, तो हमने तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको दिया था, वीडियो बनाई थी। तो ठीक है रजी, आप अवेयर रहें, हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियोस को लाइक भी करें। ठीक है बच्चे, चलो मूव करते हैं व्यंजन के भेद पर। कितने भेद हैं जी व्यंजन के? कहते हैं व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं राजे। कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे? पहला है जी हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जी स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है बच्चे, स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो ठीक है रजे, पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट टाइप, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श का मतलब ही कि क्या होता है? छूना, टच करना। स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना। ठीक है, छूना। तो स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं? कहते वो व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली हवा जो कंठ, तालु, मुद्रा तथा दांत या होठों का स्पर्श करती है। होठों लिखना था बच्चे यहाँ पे, होठों का स्पर्श करती है तो उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, प्रोनाउंस करके देखो। ठीक है, जब हम उनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है फेफड़ों में से आके हमारे कंठ को टच करते हैं, तालुए को, दांतों को, होठों को, तो वहाँ पे उन्हें हम बोलते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। तो ये कुल कितने हैं? 25 इनकी गिनती है, क से लेके म तक। क से लेके म तक हमारे जो हैं वो है स्पर्शी व्यंजन। क ख, जब हम ख बोलते देखो तालु की जीभ लगती है। क जो हम बोलते हैं त, जो प बोलते हैं तो हमारे होठ चिपकते हैं। त बोलते हैं तो हमारे तालु की जीभ लगती है। प बोलते हो, फिर फ बोलते हो तो हमारे होठ चिपक रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं? प, फ, ब, प, म। तो ये हमारे क्या हैं जी? क से लेके म तक जब हम बोलते हैं तो हमारे जो फेस के मूवमेंट होते हैं, हमारे मुंह के मूवमेंट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। जो हमारे जो 25 इनकी गिनती है जी, क से लेके म तक हमारे स्पर्शी व्यंजन है। इनका आ सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट
स्पर्शी व्यंजन की गिनती कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं? जिनको प्रोनाउंस करते समय जो हमारी फेफड़ों से निकलने वाली हवा है, जो तालू को, मुंह को, हमारे दांतों को, होठों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्शी का मतलब क्या है? छूना। स्पर्शी का मतलब क्या है रजे? छूना। तो ठीक है रजे, ये है हमारे स्पर्शी व्यंजन। गिनती कितनी है? 25। नेक्स्ट है जी हमारा अगली टाइप क्या है? वैसे स्पर्शी व्यंजन के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अत्सत व्यंजन। अत्सत व्यंजन, ठीक है, अत्सत व्यंजन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी टाइप है जी अत्सत व्यंजन। अत का मतलब होता है जी मध्य, बीच वाला भाग। मध्य यानी बीच वाला भाग। ठीक है, मध्य यानी बीच वाला भाग। तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का सा भाग जो होता है उन्हें हम अत्सत व्यंजन कहते हैं। उनके मतलब बीच का सा, वो हम क्या बोल सकते हैं उसको, उनके मतलब स्वर और व्यंजन के बीच का जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उच्चारण है, वो से हम बोलते हैं अत्सत व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। उच्चारण के समय कहते हैं आपकी जो जीवा है वो मुख्य किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। जैसे ऊपर वाले हमें स्पर्श करते थे, तो यहाँ पे हमारी जीवा है वो किसी भी पोर्शन को कहते हैं टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। इनकी टाइप्स कितनी हैं जी? 4 हैं जी। य र ल बे, य र ल ब। तो ये हमारी 4 टाइप के होते हैं जी। अत्सत हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहले बारे हमारे 25 टाइप्स की थी, इसकी हमारी टाइप्स कितनी है जी? 4 प्रकार के होते हैं। 4 है। इनकी गिनती कितनी है? 4। गिनती इनकी कितनी है? 25। इनकी गिनती कितनी है? 4। कौन से? य र ल ब। ठीक है, तो अत का मतलब मध्य या बीच का कोई भाग, बीच का कोई भाग जैसे स्थित, स थ, ये बीच वाला। ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य कैसा होता है? स्वर और व्यंजन के मध्य में जो हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अत्सत व्यंजन। ठीक है राजे, नेक्स्ट आ गया हमारा ऊषम। ऊषम थोड़ी सी स्पीड से करें, ऐसे तो हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लंबी है तो हम काफ़ी डिटेल में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी ऊषम व्यंजन। ऊषम व्यंजन, ऊषम का मतलब होता है गरम। ऊषम का मतलब होता है गरम, हॉट, गरम। ठीक है राजे, तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। रगड़ कर वायु हमारी ऊष्मा पैदा करती है, थोड़ी सी गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। जैसे शो, बड़ा ही जोर सा लगाने पड़ता है, जैसे हवा जैसे हमारे मुंह से कुछ निकलता है। शो, स, हो। तो यहाँ पे हमारे मुंह से अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो कहते हैं वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। बड़ा ही थोड़ा सा हमें कहता है जरा प्रेशर लगा कर बोलना पड़ता है, प्रेशर लगाकर हमें थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो ये हमारे होते हैं ऊषम व्यंजन। ठीक है, ये भी, इनकी भी गिनती कितनी है बच्चे? 4। इनकी भी गिनती कितनी है जी? 4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। पहली टाइप के हमारे थे 25, फिर हमारे 4, फिर हमारे 4। ऊषम भी 4, ठीक है, उसके ऊपर वाले अत्सत भी 4, उसके ऊपर वाले अत्सत भी 4, और उसके ऊपर वाले हमारे कौन से थे? स्पर्शी व्यंजन, वो थे हमारे 25। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे जी शब्द विचार। अब हम पढ़ेंगे बच्चे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार, आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो गया है वीडियो का। शब्द विचार, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो वह समूह शब्द कहलाता है, जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह, तो जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है, अर्थ हो, उसे हम बोलते हैं शब्द। जैसे पानी, पानी एक वर्ड है जिसका एक अपना मीनिंग है, पानी। तो ये बना कैसे है? प आ नी। तो हम इनको जोड़ते हैं, वर्णों को, अक्षरों को जोड़ जोड़ के हमने ये वर्ड बनाया पानी। ठीक है, तो इसका एक बना क्या? एक अर्थ बना कि पानी, हाँ जी, पानी एक पीने वाली चीज़ है। ठीक है, इनको जोड़ जोड़ के हमने एक वर्ड बनाया पानी, जिसका कोई एक अपना एक अलग से सेपरेट मीनिंग है। तो ये हमारा शब्द कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बोलते हैं जी, कहते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितनी टाइप्स में बांटा जाता है जी? 2 टाइप्स में। कितनी टाइप्स में जी? 2 टाइप्स में। सार्थक शब्द, पहले कौन से हमारे जी? सार्थक। सार्थक कौन से होते हैं?
कहते हैं वो शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक कहलाते हैं। जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक कहलाते हैं। जैसे गुलाब एक फूल है, आदमी है जी, तो ये हमारे सार्थक शब्द हैं। तो ये हमारे सार्थक। नेक्स्ट है जी निरर्थक। तो निरर्थक जो हमारे होते हैं जी निरर्थक, तो जो शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो। निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही ना हो, जिनका कोई अर्थ जिहड़ा हो वो ना हो, जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, या जो शब्द अर्थहीन हो। अर्थहीन शब्द कहलाते हैं जी हमारे निरर्थक। ठीक है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना, वेना, मुक्का, बुक्का। तो देना तो होता है जी, वेना क्या है, मुक्का तो है जी, बुक्का क्या है, बुक्का क्या है। तो ये हमारे कौन से निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लेना, देना, मुक्का, बुक्का। तो यहाँ पे मुक्का तो ठीक है जी, बुक्का क्या है, देना ठीक है, बेना क्या। तो ये हमारे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द। हाँ जी रजे, तो हुण आपां मूव करते अपने नैक्सट पार्ट के उपर। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो पहले हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा 2 टाइप्स होती हैं। अब अगर हम रचना के आधार पर देखें तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं जी, 3। कितने हैं जी, 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहली टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सी होती है जी, रूढ़ शब्द। तो पहली टाइप है हमारी रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में डिटेल में। कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं, अगर हम उनको सेपरेट कर दें, उनके टुकड़े कर दें, तो वो निरर्थक हो जाते हैं। वैसे तो उनका एक विशेष अर्थ है, लेकिन अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो वो निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं जी, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल, जल है, अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो ज का कोई अलग से मीनिंग नहीं है, ल का कोई मीनिंग नहीं है। तो ज और ल का जोड़ के हम एक वर्ड बनाते हैं जल। जल यानी कि पानी, जिसका अपना कोई एक अर्थ है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें बीच में से तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो ये निरर्थक हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है रजे। नेक्स्ट टाइप है जी हमारी यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, तो ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। किन्हीं 2 सार्थक शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो यौगिक शब्द बन जाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, इनके खंड भी सार्थक होते हैं। तो एग्जाम्पल से जैसे आपको क्लियर होगा, स्वदेश, हमको बोला है स्वदेश, तो स्व और देश को हम जोड़ के 2 सार्थक शब्द है जी, जिनका मेल किया, उनका मेल करके हमने एक वर्ड बनाया स्वदेश। ठीक है राजे। नेक्स्ट है जी जैसे देवालय, तो देव और आलय हमने इनको जोड़ा तो हमारा एक वर्ड बना जिसका एक अर्थ है देवालय। ठीक है, देवालय। तो ये है हमारे यौगिक शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों को जोड़कर बनते हैं। यौगिक यानी के जोड़ना। ठीक है राजी। नेक्स्ट है जी हमारी यौगरूढ़। पहले हमने रूढ़ पढ़ा, फिर यौगिक, अब है हमारे यौगरूढ़ शब्द। ठीक है, यौगरूढ़ कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी दो है बच्चे, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, किन्हीं 2 शब्द के योग से बनते हों, एवं बनने। उदाहरण की हम समझते हैं रजी, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और एग्जाम्पल जैसे दशानन यानी कि 10 मुख वाला, अर्थात रावण को दशानन भी कहा जाता है, 10 मुख वाला। तो ये जैसे दशानन को हम 10 मुख वाला अर्थात रावण भी कहते हैं। ठीक है राजी, रावण के ही नाम है ये। तो यहाँ पे एक रावण के नाम को प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ड लिया उन्होंने, दशानन। इसका विशेष अर्थ है, वो विशेष अर्थ बताता है कि दशानन यानी कि रावण। ठीक है जी, रावण का नाम था दशानन, विशेष अर्थ बताते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं जी, 2। कितने भेद है राजे, 2 टाइप्स होती हैं इनकी।
प्रयोग के आधार पर। ठीक है जी, प्रयोग के आधार पर 2 टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी है जी हमारी 2 टाइप्स? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। पहले हम पढ़ेंगे जी विकारी शब्द के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे बच्चे विकारी शब्द के बारे में। विकारी कौन से थे? 2 टाइप्स होती है, प्रयोग के आधार पर विकारी। ये इंपॉर्टेंट है जी, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है विकारी शब्द के में। ठीक है जी, तो विकारी कौन से हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जिनके रूप में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, चेंजेस आते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सब्जी, लकड़ी। ठीक है, सब्जी, लकड़ी। कह रहे जी अगर सब्जी का हम बहुवचन बनाएं, सब्जियां, लड़की, लड़कियां, लकड़ी, लकड़ियां, तो ठीक है, इनमें परिवर्तन हो जाएंगे वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार या फिर कारक के अनुसार। जिनमें परिवर्तन हो जाते हैं वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं जी। कितनी टाइप्स हैं इनकी? 4 हैं जी। जैसे हमारा संज्ञा, पहले हम पढ़ते हैं जी संज्ञा। ठीक है जी, जैसे हमारी संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चे? बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, आप सबको आता होगा। संज्ञा का अर्थ क्या है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। किसी जाति, ठीक है जी, किसी भाव, किसी व्यक्ति, बहुत ही ये कॉमन से टॉपिक हैं, आपको आते होंगे। किसी स्थान, इन सब को हम लिखने के लिए, इन सब को क्या कहते हैं? इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं जी? ये हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, हमारी क्या है जी? संज्ञा। क्या है बच्चे? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद? संज्ञा कितनी टाइप होती है जी? संज्ञा की 5 प्रकार की होती है जी। संज्ञा हमारी कितनी टाइप्स पूछा जा सकता है आपको? संज्ञा की टाइप्स कितनी है जी? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है अगर हम आपको बताएं तो पहली हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक बच्चे, ये आपको आता होगा, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि चलो बच्चों को रिवीजन हो जाएगा बीच में। जातिवाचक नेक्स्ट है जी हमारा जातिवाचक। ठीक है जी, जातिवाचक। उसके बाद है जी समूहवाचक। क्या है जी हमारा? समूहवाचक। इधर समूहवाचक। नेक्स्ट है जी हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। और हमारा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक बच्चे। ये हमारी संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जी। जैसे सब्जी किसी पदार्थ, वस्तु का नाम है। लड़की, तो ठीक है, लड़की है कोई एक, तो ये हमारी संज्ञा है जी। संज्ञा वैसे हमने डिटेल में हम आपको MCQ में करवा देंगे इनका बच्चे, हम जस्ट आपको बता दिए जैसे। तो इनके अगर हम क्वेश्चन कैसे आते हैं तो हम MCQ की सीरीज़ हम कल डालेंगे मैराथन, तब हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आज जस्ट हम क्या कर रहे हैं? थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं जी, तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो हम कल आपको बता देंगे नेक्स्ट मैराथन में। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट है जी हमारा सर्वनाम क्या है जी? इसको हम पंजाबी में प्रनाम बोलते हैं, जो हमारी संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं। जैसे संज्ञा किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है। ठीक है, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन के लिए अगर हम क्या यूज़ करें? तुम। ठीक है, मोहन तुम क्यों नहीं है? मोहन की बात हो रही है, बारी बारी तो वो मोहन नहीं बोलेगा ना। एक बार मोहन को बुला लिया, मोहन को कुछ कहना है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें ये बोला था, तुम्हें वो बोला था। बारी बार तो वो मोहन नहीं बोलेंगे, तो हम उनके नाम की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें हम वो बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम जी। तो इसके हमारे कितने भेद हैं जी? कितनी टाइप है जी? 6। कितनी टाइप है रजे अगर पूछा जाए तो? हमारी सर्वनाम की हमारी 6 टाइप हैं बच्चे। 6 टाइप्स हैं हमारी। कौन सी जी? पता है सबको कि बताएं? ठीक है, अगर आप, चलो ठीक है, ये आपका आज का टास्क है। तो हमारे सर्वनाम के भेद हैं, उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। तो कमेंट बॉक्स में हमने आपको टाइप्स बता दी, 6 हैं। तो 6 के 6 टाइप्स के नाम आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सेशन को बड़ी ही बारीकी से देख रहे हैं। तो नाम अपने बताने हैं। बड़ा ही ईजी सा टास्क है, जस्ट ये देखने के लिए कि बच्चे हमारे साथ कितने जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है रजे। नेक्स्ट है जी हमारा विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जब हम किसी चीज़ की कोई
स्पेशलिटी बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे काला, मोटा, तो ठीक है, राम मोटा है तो यहाँ पे हमारा विशेषण क्या आएगा, मोटा, ठीक है, मोटा, तो ये हमारा विशेषण है। होशियार, होशियार, ईमानदार, होशियार, ईमानदार, तो ये ऐसे ये सारे वर्ड हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं बच्चे, ठीक है, क्या कहलाते हैं, विशेषण। जिससे हमें किसी के गुण तथा अवगुण के बारे में पता चले वो हमें क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसके कितनी टाइप्स हैं जी, कितने भेद है, तो हमारे विशेषण के 4 टाइप्स हैं जी। कौन कौन से जी, गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक बच्चे, संख्यावाचक। नेक्स्ट है जी हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ये सबको आपको आते होगा, इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ऐसे ही आपको अर्ली बता रहे हैं। जिन बच्चों ने नोट डाउन करना है वो लिख लें, ठीक है। लास्ट है जी हमारा सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है जी, सार्वनामिक, सार्वनामिक। तो ये हमारी हैं 4 टाइप्स हैं जी हमारी विशेषण की, ठीक है बच्चे। आपको इनकी टाइप्स भी पूछी जा सकती है जी, कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा विशेषण था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले टॉपिक पे, ठीक है बच्चे। उससे पहले अगर आपको इसको डिटेल में भी समझना है तो हम इसको डिटेल में भी बता सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल में भी वीडियो में देखें, जैसे हमने पहली टाइप की थी गुणवाचक, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने डिटेल में सुनना है तो वो डिटेल में भी सुन ले बेटा, लिख लें। गुणवाचक विशेषण पहली टाइप है हमारे, होते क्या हैं, तो गुणवाचक क्या होते हैं जी, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, किसी के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसके रूप, उसके रंग आदि का बोध होता है, ठीक है, उसके बारे में जो बताते हैं वो हमारे गुणवाचक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बगीचे में सुंदर फूल हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है। फूल कैसे हैं तो उसका क्या बता रहा है वो, ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पे, सुंदर हैं जी फूल। तो फूलों की विशेषता क्या है, तो सुंदर हैं वो फूल, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं कि फूल सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो सुंदर वर्ड है वो हमारा गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप क्या थी हमारी, संख्यावाचक। नेक्स्ट टाइप थी बच्चे हमारी संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक। संख्यावाचक कौन से होते हैं, बताइए जी, संख्यावाचक कौन से होते हैं, जिनमें हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है बच्चे, जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, ठीक है। संख्या, गिनती, यानी कि गिनती, जैसे 40, 50, 36, 33, ठीक है, दूसरी, तीसरी, दोनों, तीनों, तो ऐसे जो हमारी संख्या को दर्शाते हैं वो हमारे संख्यावाचक होते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर हम डिस्कस करें रजे, तो हमारी अगली प्रकार थी, नेक्स्ट था हमारा जी परिमाणवाचक। नेक्स्ट था हमारा नेक्स्ट विशेषण था बच्चे हमारा परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक क्या होता है जी, क्या होता है परिमाणवाचक, ठीक है, तो वो संख्या वो वस्तु जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं, जिसका हम नाप तोल करके बताते हैं लेकिन उनको गिन नहीं सकते, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा सा पानी, तो ये हमारे परिमाण बताते हैं, ठीक है उसका। नेक्स्ट टाइप है जी हमारी सर्वनामिक, जो कहते हैं वो वाले होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं। हम संज्ञा से तो वो पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्वरनाम का, जो संज्ञा से पहले आते हैं स्वरनाम होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे वह आदमी, तो आदमी यहाँ पे एक संज्ञा है, वह आदमी, किस आदमी की बात हो रही है जी, वह आदमी, ठीक है, वह आदमी। तो ये हमारा ये क्या है हमारा, जैसे वह आदमी बहुत, जैसे वह आदमी हमें घूर रहा है, कुछ भी लगा लो आप, तो ये वह आदमी क्या है, किसकी बात हो रही है, उस आदमी की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है जी, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है जी हमारी क्रिया, नेक्स्ट है जी हमारी क्रिया, अगली टाइप है जी हमारी क्रिया। क्रिया क्या होती है, किसी का, जिससे हमें किसी काम के करने का, होने का पता चलता है। जैसे मैडम ने हमें पढ़ाया, तो मैडम ने क्या किया, हमें पढ़ाया, तो क्रिया क्या हुई यहाँ पे, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है हमारी एक क्रिया है, ठीक है।
बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है बच्चे, पढ़ाई, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाई। ठीक है रजे। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लेके चले बच्चे, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है जी, कर्ता, इसको हम बोलते हैं जी कर्ता। ठीक है, कर क्या रहा है, वहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, तो ये पढ़ रहा है, ये हमारी क्रिया है। क्या पढ़ रहा है वो जी, क्या कर रहा है जी, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहा है बच्चे, किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम हमारा करता है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गए जी हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कैसे कौन से होते हैं जी, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित होते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यथा तब कब, यथा तब कब। ठीक है, तथा होगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। तो अविकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया बच्चे, 4 भागों में। अविकारी शब्दों की कितने भेद हैं जी, 4, 4 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है बच्चे, कितनी टाइप्स हैं जी, 4। कौन कौन सी होती हैं जी, पहली है हमारी क्रिया विशेषण, पहली है हमारी जी क्रिया विशेषण। ठीक है, पहली है क्रिया विशेषण, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। बच्चे मैं बारी बारी रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको ऐसे ही आधे क्वेश्चन है जो लर्न हो जाएं। आधी थ्योरी आपको बोल, अगर हम 2 बार 3 बार 4 बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो कई बार हमें सुना हुआ भी माइंड में हमारे रह जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से लर्न करना है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है रजी, इसकी एग्जाम्पल जैसे राधा बाहर बैठी है। क्रिया विशेषण होते क्या हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बाहर बैठी है, कहाँ बैठी है जी, वो बाहर। मोहन बाहर बैठा है, मोहन भी कहाँ बैठा है, बाहर। जैसे राम तेज तेज चल रहा है, राम कहते तेज तेज चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, उसकी चाल कैसी है जी, तेज तेज। तो यहाँ पे हमारा जो तेज तेज वर्ड है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है बच्चे। ठीक है जी, राम तेज चल रहा है। नेक्स्ट टाइप आज की हमारी जी संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं जी, क्या होते हैं संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या हमारे सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं जी, अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल हैं जी, जैसे इनकी एग्जाम्पल है और या, एव, तथा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखो, रेखा के साथ कमला आएगी, तो ये इनको जोड़ रहा है, कमला किसके, कमला रेखा के साथ आएगी, तो ये साथ वर्ड है जो हमारा ये संबंध बना रहा है इन 2 वाक्यों के बीच में, रेखा कमला के साथ आएगी, तो ये हमारा यहाँ पे संबंध बोधक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे संबंध बोधक है बच्चे। ठीक है, संबंध दर्शा रहा है वो यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होता है, तो ये संबंध बोधक और समुच्चय बोधक है बच्चे, इनमें आपने पजल नहीं होना, इनमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कैसा है, इनका मीनिंग, इनके मतलब वर्डिंग थोड़ी सी सेम होती है मतलब, पर इनके जो मीनिंग है उनमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है, तो इसमें आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। संबंध बोधक और होते हैं, समुच्चय बोधक और होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या है, जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन आया भी हुआ है जी, समुच्चय बोधक के रिलेट करता क्वेश्चन आपको आया हुआ है। हाँ जी रजे, तो ठीक है, जो हमारे समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे गीता और सीता, यहाँ पे जो और है वो हमारा क्या है जी, समुच्चय बोधक है जी, समुच्चय बोधक।
जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं, हम यूज़ करते हैं बीच में लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द हम किसी वाक्य को जोड़ने में उन जो हमारी हेल्प कराते हैं वो हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और जो हमारे संबंध बोधक होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनकी डेफिनेशन अलग है। तो संबंध बोधक हमारे क्या होते हैं, जो संज्ञा या स्वर नाम का संबंध। तो ये जो संज्ञा या स्वर नाम का संबंध है जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, वाक्य के अन्य, और इसमें भी आ जाएगा, और इसमें भी आता है बच्चे, और इसमें भी आता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो दो, इनको हम एक प्रकार से योजक भी कह सकते हैं। जो हमारे समुच्चय बोधक हैं उनको हम योजक भी कहते हैं, जो दो वाक्यों या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे संबंध बोधक हैं जी, वो संज्ञा या स्वर नाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे मोहन के साथ वेदांत आया, वेदांत कहाँ आया, मोहन के साथ आया, तो ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन हुआ। तो जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर के सामने बगीचा है, तो बगीचा कहाँ है, मेरे घर के सामने, तो ये सामने वर्ड है जो हमारा वो क्या कहलाएगा, संबंध बोधक, जो ऐसे इनको जोड़ते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को, ये दो वाक्यों या फिर दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है जी हमारी विस्मयादि बोधक। विस्मयाद बोधक, विस्मय, हैरानी का भाव प्रकट करते हैं। यहाँ पे हम हैरानी, खुशी, गमी, इसका भाव प्रकट करते हैं, तो हमारे ये वाले विस्मयाद बोधक होते हैं। जैसे अरे राधा गा रही है, प्रशंसा हो रही है वहाँ पे, अरे मोहन गा रहा है, अरे राम आ रहा है, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो ऐसे जो वर्ड है वो हमारे विस्मयाद बोधक कहलाते हैं। यहाँ पे पीछे जो ये वाला साइन भी यूज होता है, इनमें ये वाला साइन यूज होता है, ठीक है रजे। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के, बच्चे बोर नहीं होना क्लास में, ठीक है, ठीक है, बोर नहीं होना। आपका सारा सिलेबस पूरी हिंदी का निचोड़ हम पूरी हिंदी का निचोड़ एक वीडियो में लेके आए हैं। हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है बच्चे आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक ही वीडियो में आपकी हिंदी की पूरी डिटेल कर डाली है, और एक वीडियो में हम आपको MCQ बता देंगे कि पेपर आता कैसे है। आपने जो हमने थ्योरी कराई है उसको अच्छे से रीड आउट करना है, तो कल हम जब MCQ का सेशन करेंगे तो आपने आंसर खुद देने हैं, ठीक है। तो आपने अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है कि जो आपने पढ़ा उनमें से आपके कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कि कितना आपको समझ में आया, कितना और आपके ऊपर से गया, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं जी, चार। कितने होते हैं जी, चार उत्पत्ति के आधार पर। पहला जी हमारा तत्सम, इम्पोर्टेंट है जी, तत्सम, तत्व, ये सारे इम्पोर्टेंट है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्व यानी कि उसके, सम यानी कि सम्मान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, तो ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई पूछा जाता है, तत्सम शब्द है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत भाषा से। हिंदी में उनका प्रयोग कैसे किया गया, बिना किसी परिवर्तन में, और तो वो क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द, ठीक है रजे। जैसे कि पुष्प, पुस्तक, तो इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट हम यहाँ पे इसको हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा तद्भव। तद्भव कौन से होते हैं जी, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए। तत्सम जो हमारा पहले वाली टाइप हमें पढ़ी वो बिल्कुल एज इट थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जो हमारे तद्भव थे उनमें परिवर्तन आ गया। जब हमने हिंदी में उन्हें यूज़ करना शुरू किया तो वह उन्होंने अपना रूप बदलकर वो हिंदी में आए, तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे
दूध को पहले दुग्ध कहा जाता था, तो अब हम हिंदी में इसको लिखते हैं दूध। आग है जी, आग एक शब्द है, अब हिंदी में आग लिखते हैं लेकिन संस्कृत में उसको अग्नि लिखा जाता था, अग्नि। तो यहाँ पे उसका जो रूप है वो बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी देशज शब्द। देशज ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, अलग अलग टाइप के कल्चर से जो हमारी हिंदी में ऐड हुए हैं आकर, वो देशज के चाहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, तो ये शब्द हैं जी अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं, वहाँ से हमने लिए और ये हिंदी भाषा में हमने इनको दर्ज कर लिया, हिंदी भाषा में इनको दर्ज कर लिया, तो वो हमें देशज शब्द कहलाते हैं, जो हमने अलग अलग स्थानों की बोलियों से लेकर हिंदी में दर्ज किए, ठीक है रजे। अगली टाइप है जी हमारी विदेशी शब्द। अगली टाइप है जी हमारी विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत के बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए। भारत की बाहर की भाषाओं के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, लेकिन एज इट, बिल्कुल एज इट वो हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः ये विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। जैसे हमारा मिलवर्तन जो विदेशों से ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे ही वो शब्द है जो एज इट हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जिनमें हमने कोई भी चेंज है जो वो नहीं किया। तो जैसे हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही हम उसको हिंदी में भी बोलते हैं, वैसे ही उसको हिंदी में लिखा भी जाता है। जैसे हमारा इंग्लिश का वर्ड है जी कॉलेज, कॉलेज कॉलेज है जी, तो इसको हम हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में भी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। हिंदी में कोई हम इसको लिए चेंज नहीं करते वर्ड, तो हिंदी में भी कॉलेज ऐसे ही लिखा जाता है। पेंसिल इंग्लिश का वर्ड है, पेंसिल इंग्लिश का वर्ड है। रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, तो ठीक है जी, इनको हम एज इट हम इनको हिंदी में लिख देते हैं, तो इनमें कोई भी परिवर्तन जो नहीं हुआ। तो जो हमारे ऐसे वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है रजे, समझ आ रहा है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं, ठीक है। ये सभी भाषाओं में से आए हैं, सिर्फ इंग्लिश में से नहीं, उर्दू से, अरबी से, फारसी से, पुर्तगाली से, तुर्की से, तो इन भाषाओं से आए शब्द हैं जो एज इट हम इनको हिंदी में इनका उच्चारण भी करते हैं और इनको हिंदी में लिखते भी हैं, ठीक है रजे। नेक्स्ट आगे जी हमारे पर्यायवाची शब्द। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है जी बच्चे पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, पर्यायवाची, जिनके अर्थ बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। वर्ड तो अलग हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम होता है, मीनिंग सेम होता है, वर्ड अलग होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सिनोनियम्स भी कह सकते हैं, सिनोनियम कह देते हैं। जैसे अतिथि, अतिथि होता है जी हमारा मेहमान, अतिथि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उसको हम अतिथि बोलते हैं, मेहमान भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोल सकते हैं, ठीक है लीजिए रजे, आगंतुक भी बोल सकते हैं। जैसे पानी, पानी को जल भी कहा जाता है, पानी को जल भी कहा जाता है, नीर भी, अम्बु भी, तोय आदि। तो वर्ड अलग अलग हैं लेकिन सबका जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल सेम है, तो ऐसे वर्ड बोलते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। जैसे घर को हम बोलते हैं गृह, आलय, आवास, निकेतन, निवास, जो भी जितने भी हमारे पास लिखे हुए हैं ये सारे शब्द हम यूज़ करते हैं घर के लिए। नेक्स्ट है जी वास, यहाँ पे हम रहते हैं कि हमारा यहाँ पे वास है जी। स्थान, शाला, सदन, हम यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं जी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ गई आपकी टाइप जी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हमने कोई बात कहनी है तो हम उस बात को एक ही संक्षेप शब्दों में लिखें। अगर हम उस बात को संक्षेप यानी कि एक ही वर्ड में उसको मुकाएं, ज़्यादा उसको खींचे ना, तो वो क्या होते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हमने कोई लाइन बोलनी है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर दे, पर्टिकुलर। जैसे जो क्षमा ना किया जा सके, जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं, अक्षम्य, ठीक है, अक्षम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो जहाँ पहुँच नहीं सकते उसको, उस जगह को हम बोल सकते हैं जी अगम्य। जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो,
अगण्य है, तो उसको हम बोलते हैं अगण्य है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, हम बोलते हैं जिसका जन्म पहले हुआ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ तो वो हमें अनुज कहते हैं, छोटा। जैसे छोटे का कई बार नाम भी अनुज रखा जाता है, जो बाद में जन्मा उसको हम अनुज कह देते हैं। नेक्स्ट है जी, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो तो वो अनुपम कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसका मूल्य ना हो, अमूल्य। किस वस्तु, ये वस्तु तो अमूल्य है, अमूल्य मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, तो हम नहीं बोलते इसका कोई मूल्य नहीं है, हम बोलते हैं ये अमूल्य है। अमूल्य तो सामने वाला अपने आप समझाएगा कि ये वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसे शब्द जो अनेक, हम जो शब्द हैं, जो हमारे काफ़ी शब्द हैं हमारे, उनकी जगह पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो मेरे जी अनेक शब्दों की जगह एक शब्द है जी। ठीक है, हम पूरी लाइन बोलने की बजाय एक पर्टिकुलर वर्ड बोल देते हैं उसकी जगह पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी टाइप है जी अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी वर्ड से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे अर्थ। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी की शब्द कहते हैं। जैसे अंबर को आकाश, अमृत, बसव एक सुगंधित पदार्थ। ठीक है जी। अमृत क्या है, अमृत, तो जैसे आकाश के लिए भी हम अंबर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आकाश के लिए भी अंबर, अमृत के लिए भी अंबर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वस्त्र के लिए अंबर वर्ड यूज़ करते हैं, अंबर एक सुगंधित पदार्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आम है, आम एक फल भी होता है कि ये आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, तो ठीक है, इसका एक अर्थ ये बन गया। जैसे वो बहुत आम आदमी है, आम फल हो गया, वो आम आदमी है, आम यानी कि वो एक साधारण सा आदमी है। ठीक है, साधारण मतलब आम सा आदमी है, कोई खास नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस बन गया कि ये सेंटेंस बन गया। अर्थ काफ़ी हो गए इनके। ठीक है, अर्थ काफ़ी, वर्ड एक ही है आम, लेकिन अगर हम वाक्यों में इनका इस्तेमाल करते हैं, वाक्यों में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड हमारे पास एक ही है, जब हम वाक्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है, जो इसका अर्थ है जो बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू वाक्य हम इसका अर्थ बदल देते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, ये अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिसके काफ़ी अर्थ होते हैं। एक वाक्य को हम अलग अलग वाक्यों में, एक शब्द को हम अलग अलग वाक्यों में यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ वहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी हमारा उपसर्ग। उपसर्ग अगली टाइप है जी हमारी उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कहते शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रहार। ठीक है, तो ये हार से पहले आ गया प्र, तो ये हमारा वर्ड बन गया प्रहार। उपकार, तो ये उपकार। आहार, ठीक है, वो आहार। तो ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, जो शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 4 उपसर्ग हैं जी, 4 प्रकार के उपसर्ग हैं जी। संस्कृत के कितने हैं जी, 22। ठीक है, तत्सम 22 हैं जी। तत्व हमारे 13 हैं जी, 13। तत्सम 22 है जी हिंदी के उपसर्ग। उर्दू के कितने उपसर्ग है जी, 19। उर्दू के 19 हैं जी। अंग्रेजी के भी 19 हैं जी, अंग्रेजी के भी 19 हैं। ठीक है, ये याद रखना, अंग्रेजी के उपसर्ग पूछे 19, उर्दू के 19, तो ये फिक्स हैं बच्चे, ये हमारे फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते किसी भी हालत में, ये फिक्स हैं। ये 22, 13, 19, 19, तो ये इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये संस्कृत के, ये हिंदी के, ये उर्दू के और ये अंग्रेजी के। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारी, ये चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ गया जी हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट आ गई जी हमारी टाइप है जो प्रत्यय। ठीक है बच्चे, वीडियो अगर फास्ट लग रही है तो आप स्लो मोशन में लगा के देख लेना, अगर फास्ट नहीं लग रही तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, सिलेबस कंप्लीट भी कराना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट टाइप है जी हमारा प्रत्यय। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप है जी हमारी प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देती है, शब्दों के अंत में आके वो उसकी विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, लास्ट में आकर विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारा आ गया, ये पूछा जाता है बच्चे, ये आपको आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है प्रत्यय वाला। ठीक है, जैसे पाठक है, पाठक में अगर वो पूछें कि
ये हमारा प्रत्यय कौन सा है, तो ये हमारा अक। हम पाठ को कैसे लिखते, पाठ प्लस अक, तो हमारा कौन सा है यहाँ पे प्रत्यय जी, अक। तो ठीक है जी, पाठक, गायक, लेखक, नायक, धावक, ये आपको आया भी हुआ है प्रीवियस में पाठक वाला। ठीक है, गायक में अगर पूछें तो इसको आप ऐसे सेपरेट करके देखो, गायक, 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 तो ये गायक बन गया। तो गा प्लस अक, गायक। लेखक, एता, तो यहाँ पे एता है, जैसे नहीं ने एता, नेता, ऐसे न प्लस एता, नेता। तो ये अगर पूछे कि नेता में जो प्रत्यय क्या है, तो एता, ये वाला आपका प्रत्यय बनेगा। ठीक है, अभिनेता में भी एता, तो इसको ऐसे बोलना है। ठीक है, ये आपका प्रत्यय। अकड़, तो अकड़, भुलक्कड़ बोल रहा है, तो ठीक है, भुलक्कड़, 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 तो ये हमारा आपका प्रत्यय है। ठीक है जी, तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आ जाता है प्रत्यय आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, जैसे अगर उन्होंने पूछा कि यहाँ पे अक का आप ढूंढो, तो पाठक यहाँ पे गायक, लेखक, नायक कहीं पे लिखा हुआ तो आप उस पर टिक कर देना। या फिर आपको धावक लिखा हो तो धावक का आपका प्रत्यय क्या बनेगा जी, अक। इन सबका क्या बनेगा, अक, 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 इन सबका। ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट आ गया जी आपका विलोम शब्द। नेक्स्ट आपकी टाइप आ गई जी विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम यानी कि विपरीत, ऑपोजिट, ऑपोजिट। ठीक है, जो हमारा ऑपोजिट मीनिंग बनाते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत अर्थ, किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले, किसी का ऑपोजिट अर्थ बताते हैं। जैसे इच्छा, अनिच्छा, सार्थक, निरर्थक, सार्थक, निरर्थक, तो ये इसका उल्ट बताते हैं। दूर, दूर, नज़दीक, दूर का नज़दीक। ठीक है, ऐसे जो उल्ट वाला अर्थ बताते हैं वो हमारे विलोमार्थक होते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप है जी आपकी शुद्ध, अशुद्ध। ठीक है जी, इनकी प्रैक्टिस हम आपको, वैसे ही इनका कोई सिलेबस नहीं है बच्चे, जो आपके विलोम शब्द हैं, शुद्ध, शुद्ध हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQ बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इन शब्दों की आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी आपका शुद्ध, अशुद्ध। अगर आपको हिंदी अच्छे से लिखनी आती है तो ये वाला पोर्शन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको हिंदी अच्छे से राइट डाउन करनी आती है तो आप ईजिली उसको राइट डाउन कर सकते हो, जो आपका शुद्ध शब्द है। जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार के सही स्पेलिंग क्या है, ये वाले वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, चारों की चारों अगर आप उनको रीड आउट करके देखोगे, प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेगी, लेकिन वह आपको वहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो चिन्ह लगे हैं उनमें चेंज होगा। तो अगर आपको लिखनी आती है, पहले आप अगर उसको पढ़ो, उसको प्रनाउंस करो, प्रनाउंस कर लिया, अपनी तरफ से लिख के देखो, अपनी तरफ से लिखोगे तो सही लिखा जाएगा। तो आपका लिखा हुआ ऑप्शन में कहीं पे भी होगा तो उसको टिक लगा देना। ठीक है बच्चे, ऐसे करना। अगर आप चारों की चारों ऑप्शन पहले ही देख लेते हो तो वहाँ पे आप पजल हो जाओगे, क्योंकि आपको चारों की चारों ऑप्शन ऐसे लगेगी कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, पहले उसको खुद अपने हाथ से राइट डाउन करके देखना। नेक्स्ट है जी साप्ताहिक। जैसे साप्ताहिक है तो उसको हम ऐसे करेक्ट लिखते हैं, आशीर्वाद का करेक्ट ऐसे है जी, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा बच्चे सारा कुछ। नेक्स्ट है जी मुहावरे अवलोकतियाँ। मुहावरे अवलोकतियाँ जी आपको ये भी प्रैक्टिस से आएंगे रजे, आपको आने चाहिए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप अपने प्रीवियस ईयर जब आपके पास कोई ओल्ड बुक्स होगी वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों की, वहाँ पे रीड आउट करके जाना। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाने की, तो आपने भी अदर सोर्सेस से सर्च करना है। ठीक है, और रीड आउट करना है। नेक्स्ट है जी हमारा, जैसे हम इसकी अगर उदाहरण लें, 1-2 एग्जाम्पल हम आपको करवा देते हैं मुहावरे अवलोकतियाँ की। जैसे अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसके लिए हम बोल सकते हैं एक अपना उल्लू सीधा करना। जैसे उसको तो अपना उल्लू सीधा करने की पड़ी है, उसको सिर्फ अपना काम करने की पड़ी है, हमारा क्या है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए हम एक ये बोल लें लोकति, तो ये हमारा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ वो व्यक्त करना। ठीक है,
अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब सबसे अलग रहना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है जी, सबसे अलग रहना। मतलब अगर हम बोले कि वो तो अपनी खिचड़ी अपने अलग ही बनाता रहता है, मतलब वो सबसे अलग रहता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है, वो हमसे घुलता मिलता नहीं है। तो मतलब वो व्यक्ति जो किसी से घुलता मिलता ना हो, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो अपनी अलग ही खिचड़ी पकाता रहता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कि वो तो अपने मुंह बड़ा मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी कि वो अपनी प्रशंसा खुद ही करता रहता है, अपनी प्रशंसा खुद ही करता रहता है। तो वहाँ पे हम एक जो मुहावरा यूज़ कर लेते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना, कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए जी। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, खुद को हानि पहुँचा लेना, कि मैंने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मैंने ये वाला गल पा ली है, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये है अपनी खुद को हानि खुद ही पहुँचा लेना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। नेक्स्ट है जी, अपने पैरों पर खड़े होना, कि मैंने अपनी मेहनत की और अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट होना, कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब कि खुद इंडिपेंडेंट हुआ है वो बच्चा। जैसे आप ईटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, आप ईटीटी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, कोई आप सिर्फ सोर्सेस का सहारा ले रहे हो, लेकिन दिमाग तो खुद का चला रहे हो ना। अगर कल को आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है, वाहिगुरु मेहर करे आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है, तो आप बोलोगे मैं भी अपनी मेहनत पे मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ठीक है बच्चे, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके लिए बच्चे, कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक बच्चा एग्ज़ाम को क्रैक कर जाए, तो हमें बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी बच्चे, हमारे लिए तो यही फल है, ठीक है, हमारे लिए तो यही फल है। तो नेक्स्ट है जी हमारा लोकतियाँ। हम लोकतियाँ की आपको एग्जांपल, एक आधी एग्जांपल दे सकते हैं जी, आपको पता चल जाएगा। जैसे अकेला चना भाड़ नहीं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। रजी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हमें पंजाबी बुलवाती है ना, सही बात है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो अकेला व्यक्ति है वो, कहते हैं एक मुट्ठी में अगर हम एक मुट्ठी है उसको हम जोड़ लें तो हमारी ताकत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, पांचों की पांचों उंगलियां जब जुड़ जाती हैं तो हमारी शक्ति जो बढ़ जाती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वल्लुकती। जैसे अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, कि ठीक है, मूर्ख में कम ज्ञान वाला आदर पाता है। वैसे सारे मूर्ख हैं, एक को थोड़ा सा कम ज्ञान है, तो वो ही अंधों में काना राजा कहलाएगा, कि ये देखो अंधों में काना राजा, उसको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अंधे के हाथ बटेरा लगना, अंधे के हाथ बटेरा लगना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संजोग से अच्छी वस्तु मिल जाना, कि किसी ने कोई मेहनत तो की नहीं है लेकिन उसका फल उसको मिल गया है। जैसे किसी ने कोई लॉटरी डाली थी, लॉटरी डाली उसने, कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ एक लॉटरी डाल दी पर उसको अच्छी सी लॉटरी निकल आई। तो उसका मतलब हम बोलते कि अंधे के, अगर हम दूसरा कोई बात की सुनता है तो बोलता है कि अंधे के हाथ बटेरा लग गया, यानी कि उसने कोई मेहनत तो की नहीं लेकिन उसको वो चीज़ मिल गई है। तो वहाँ पे ये हमारी लोकती, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो इनकी हम एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे बच्चे, आपने प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे इनका कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस इसका कुछ नहीं है बच्चे, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी की हुई प्रैक्टिस में से ही कई बार कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाता है और आपका सही हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप छोड़ दो कि ये वाला पोर्शन तो पता नहीं कहाँ से आएगा, पता नहीं कौन सा डालेंगे, तो करवाएंगे तो कहीं ना कहीं सही ना, तो हो सकता है आपके पढ़े हुए में से आ जाए। तो वहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है बच्चे, ठीक है जी। जैसे ये बड़ा मशहूर है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अब आपके पास गोल्डन डेज चल रहे हैं, आपके ये गोल्डन डेज हैं बच्चे, इन गोल्डन डेज का अगर आप फ़ायदा ले रहे हो ना, अगर इनके गोल्डन डेज का आप फ़ायदा ले लोगे तो आप, हो सकता है आप ईटीटी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ और आपकी गवर्नमेंट जॉब है जो लग जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने ये छूट दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं, एग्ज़ाम हो जाएगा, होना हो क्लियर हो जाएगा, नहीं होना ना हो, तो यहाँ पे आप क्या मतलब है जी इसका, कि बाद में अगर आप एग्ज़ाम देते हो आपको वहाँ पे पढ़ा तो होता नहीं है, आता कुछ है नहीं है,
तो फिर बाद में यही। हाँ जी ठीक है रजे, तो इसका मतलब क्या था, अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। जब मौका हाथ से चल गया तो उसके बाद कोई लाभ नहीं है, आपके पास गोल्डन डेज है। ईटीटी की प्रिपरेशन जारी रखो, हमारे साथ जुड़े रहो बच्चे। तो हम आपको कम से कम समय में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकें। तो ये फ़ायदा आपने लेना है, आपके साथ भी कहीं ये ना हो कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। पहले स्टडी की नहीं, जब एग्ज़ाम देखा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो आपको आते नहीं है। तो ये चीज़ आप अपने साथ मत होने देना, ठीक है बच्चे। आप अपनी तैयारी फुल रखना, बाकी भगवान पे छोड़ देना। मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी बच्चे, अगर मेहनत स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है रजे। तो आपका लास्ट वाला पोर्शन आता है जी आपका हिंदी के सिलेबस का, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करनी है रजे, ट्रांसलेशन करनी है, ये आप खुद कर लेना बच्चे। ये बहुत ही इजी वाला पोर्शन है, ये नहीं पता पैराग्राफ कहाँ से आएगा, तो आप अपनी हिंदी की रिटन प्रैक्टिस कर लेना। वैसे आप सबको आती होगी, तो ये आपको ट्रांसलेशन खुद करनी है। इसी के साथ ही, हाँ जी, तो इसी के साथ ही हमारा जो हिंदी का सिलेबस है, ईटीटी का हमारा जो हिंदी का सिलेबस है जी, उसकी हमारी डिस्कशन है जी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली हमने सारा सिलेबस है जो डिस्कस कर लिया बच्चे, हमने फुल सिलेबस डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद हमें नहीं लगता कि इसके बाद कुछ टॉपिक है जो पेंडिंग बचा है रजे। हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दिए आपके लिए, तो आपने भी अपनी मेहनत दिखानी है बच्चे। जो हमने पढ़ाया उसको याद करना है, पेपर में अटैम्प्ट करके आना है, पोर्शन छोड़ना नहीं है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं है बच्चे। सारा सिलेबस का निचोड़ हमने करवा दिया है, सारा थ्योरी वाला पोर्शन आपका डन हो गया है। वैसे तो थ्योरी में से भी अगर आप कर लेते हो ना, तो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, उसका मीनिंग पता है, तो इजीली आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपके लिए हम एमसीक्यू बना के लेके आएंगे, ताकि आपको पेपर पैटर्न पता चल सके, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं, तो आपने टिक कैसे लगाना है, ठीक है रजे। तो ये हमारी हिंदी की सिलेबस की डिस्कशन कंप्लीट हुई। होप आप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिन बच्चों ने सेशन को एंजॉय किया, कमेंट ज़रूर करना बच्चे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हो। आपका एक एक कमेंट हम रीड करते हैं, रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि बच्चों ने सेशन है जो हमारा वो पूरा देखा और उनको अच्छा लगा, उनको हेल्प हुई। तो ठीक है रजे, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना बच्चे लास्ट में कि आपने पूरा सेशन देखा और आपको कैसा लगा। हाँ जी, तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस बच्चे, ये था आपका हिंदी का सिलेबस, जिसमें हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। हमने ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट कर लिया बच्चे एक ही वीडियो में। ये थी आपकी हिंदी की मैराथन जो आपकी डिमांड कर रहे थे ना। तो बच्चे आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना। देखते कितने बच्चे लाइक करते जाते हैं वीडियो, व्यू आप कर लेते हो लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो बच्चे। अगर आपको अच्छी लगती है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, हमें खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे वीडियो लाइक करके गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चे, हमारे साथ जुड़े रहो ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बच्चे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि हमारे किए हुए एफ़र्ट, हम देखो इतने एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है, रात रात भर जाकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे किए हुए एफ़र्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। तो हमारे लिए इतनी ही हेल्प हो काफ़ी है आपकी तरफ से। हम आपके लिए इतनी हेल्प करते हो तो आप हमारे लिए इतनी हेल्प कर दो काफ़ी है। हमें खुशी मिलती है जब हमारे साथ एक भी बच्चा प्लस हो जाता है, ठीक है रजे। तो मिलते हैं जी एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सब ने सेशन एंजॉय किया होगा। तो लास्ट में एक बार ज़रूर फिर कह देती हूँ, जितने बच्चे भी वीडियो को वॉच आउट करेंगे कमेंट ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम बच्चे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन अटेंड करके। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखना। बाय बाय।